कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई, बैंगलोर के एक नामी कॉलेज में 6 महीने के अंदर 4 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। लेकिन ये न्यूज नहीं थी, बल्कि ये क्योंकि इन 4 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स ने सीलिंग फैन से फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या की थी। इसीलिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हॉस्टल से सारे सीलिंग फैंस हटा दिए। क्या बोला तूने? जी हां, स्टूडेंट सुसाइड रोकने के लिए इस कॉलेज का आइडिया इतना बेहतरीन था कि मेंटोस के एड में फीचर हो सकता था। नाउ दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ मोस्ट ऑफ द पावर सेंटर्स इन आवर कंट्री टेंड टू फंक्शन। इफ यू कांट फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जस्ट डोंट टेक द प्रॉब्लम सीरियसली। मतलब अगर स्टूडेंट्स पंखे से लटक रहे थे तो आपने पंखे ही हटा दिए। सोच बदलो देश बदलो का ये मतलब तो नहीं था। मेरा सवाल ये है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा छत से कूद जाता तो क्या आप बिल्डिंग गिरा देते? एनीवे, स्टूडेंट सुसाइड ये हमारे देश की एक ऐसी प्रॉब्लम है जो साल दर साल और गंभीर होती जा रही है, और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। 28 स्टूडेंट्स हमारे देश में हर रोज 28 स्टूडेंट सुसाइड कमिट करते हैं। अब अपने पर्सनल लाइफ का एग्जांपल लेके देखिए। हमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टूडेंट से वास्ता ना रखा हो जिसने आगे जाके सुसाइड कमिट कर लिया था। ये प्रॉब्लम हमेशा से होती रही है, बट समथिंग चेंज in the pandemic. We are looking at the rising number of suicide cases among students. Student suicides, India's undeclared emergency. 2020 में जिस साल पेंडेमिक की शुरुआत हुई, उस साल हमारे देश में 14,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया। नाउ ये उसके जस्ट एक साल पहले यानी कि 2019 से 21% की बढ़ोतरी थी। स्टूडेंट सुसाइड में इतना बड़ा जंप हिस्ट्री में से पहले कभी नहीं देखा गया था। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि इसमें से भी 11,000 बच्चे माइनर थे, यानी कि 18 साल से कम उम्र के थे। इनफैक्ट सिर्फ 2020 नहीं, अगर आप 5 ईयरली चार्ट्स ट्रैक करेंगे तो पता लगेगा कि हर साल स्टूडेंट सुसाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और अब मुझे पता है कि आप क्या बोलोगे, ब्रो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है ना ब्रो, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सुसाइड बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी सुसाइड बढ़ेंगे ब्रो। बट हियर्स व्हाट यू नीड टू नो। 2012 में एक लैंसेट रिपोर्ट हुई थी जिसमें पता चला था कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले हमारे देश में जो 15 से 30 साल की उम्र के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनका सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है। विच शुड मेक अस ऑल वंडर कि इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड का जो ग्राफ है वो महंगाई दर की तरह क्यों बढ़ता जा रहा है। एंड देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, पीयर प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, बुलिंग, गरीबी, बेरोजगारी। लेकिन उसमें से भी एक ऐसी बड़ी वजह है जो अब तक हमारी सोसाइटी अपने पैरा एथलीट्स की तरह इग्नोर करते आई है, मेंटल हेल्थ। क्या मेंटल, क्या हेल्थ? नरक में जाएगा तू। नाउ कीप इन माइंड, वी आर द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, और हमारा एजुकेशन सिस्टम बाय डिजाइन ऐसा है कि बच्चे क्यूरियस कम, प्रेशराइज ज्यादा होते हैं, और इसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर दिखता है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने एक स्टडी की थी जिसमें यह पाया था कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में हर 10 में से 4 स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी डिप्रेशन बाउट एक्सपीरियंस किया है। एंड लुक, पर्सनली आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि जो सुबह 6 बजे उठाकर 7 घंटे क्लासेस में पकाए और 20 मिनट का लंच ब्रेक दे, उस सिस्टम में इंसानियत की कुछ तो कमी है। एक बड़ी वजह जहां हमारा एजुकेशन सिस्टम मात खा जाता है वो ये है कि बच्चों को एग्जाम का इंतजार कम, डर ज्यादा लगा रहता है। और ये काफी नॉर्मल प्रोसेस है, सबको होता है। जब परीक्षा की घड़ी आती है तो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ना लाजमी है। एग्जाम में स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस रिव्यूज के पहले एम्प्लॉइज, मैचेस के पहले प्लेयर्स, और इलेक्शन के पहले नेता लोगों की फट लेती है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? Now to understand the psyche of students, मैंने बात की साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर नीरजा पांडे से, और इनसे जानने की कोशिश की कि हमारे स्टूडेंट्स किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। So what is exactly wrong with your education system कि हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इतना गंभीर कदम उठाना पड़ जाता है? In India, I'm not talking of anywhere else. Generally, what is the scenario? How to love the studies, the passion for learning is missing. What kind of a learner the student is, that is missing. Life skills को कोई पढ़ाता नहीं है, इमोशंस को हैंडल करना कोई सिखाता नहीं है। घर में पेरेंट्स की टेंशन होती है, उनका एंगर, उनका आउटबर्स्ट, बच्चा उसी को इमोट कर रहा है। तो टेंशन पालना तो बचपन से सिखा दिया कि बेटा कल टेस्ट है, आज घर में टीवी ऑन नहीं होगा, घर में कोई नहीं आएगा। सच अ बिग सीन इज क्रिएटेड, बट हाउ टू टैकल द स्ट्रेस, दैट नोबडी इज टीचिंग। एक और प्रॉब्लम जो सिस्टम में नहीं बल्कि माइंडसेट में है वो ये कि हमने एजुकेशन को कंपटीशन बना दिया है। घुट घुट के चाहे हमारा बच्चा सिंगल डिजिट हो जाए, लेकिन रैंक डबल डिजिट नहीं होनी चाहिए, है ना अंकल जी? 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। एक और बात जो इंडियन पेरेंट्स को समझने की जरूरत है वो ये है कि जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप अपने बच्चे का दाखिला बेटर परफॉर्मेंस और बेटर मार्क्स के लिए कराते हो, उनमें कंपटीशन बहुत फियर्स होता है।
मतलब जितने बच्चे कोटा कोचिंग के एक बैच में पढ़ते हैं ना, उतने पूरे रूरल बिहार में नहीं पढ़ते होंगे। वहां अलग ही वर्ण सिस्टम चल रहा होता है। वहां पे फर्स्ट रैंकर्स पहली वाली बेंच पे, फिर एवरेज स्टूडेंट्स उनके पीछे, उसके बाद जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो उनके पीछे, और जिनके बेसिक्स कमजोर हैं वो दूसरी वाली बिल्डिंग में भी बैठे, तो क्या ही फर्क पड़ता है। और जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनकी जिंदगी भी कोई आसान नहीं होती। उन पर भी सक्सेस का इतना प्रेशर डाला जाता है कि अगर वो चावल खाकर कुल्ली कर दें तो पुलाव निकले। सोचिए आपको कैसा लगेगा अगर आपका बॉस आपके 200 कॉलीग्स के सामने आपकी बेइज्जती कर दे। कुछ ऐसा ही फील आपके बच्चे को होता होगा। उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी। और यही वजह है कि निम्हांस की एक स्टडी बताती है कि देश के 11% कॉलेज और 8% हाई स्कूल स्टूडेंट्स सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं। नाउ दिस इज सीरियस। 11% of our college students are having suicidal tendencies. Lesser percent of them are having sex. Now the child gets very good marks, say 98% in the board, and the child feels कि वो I'm a very intelligent बच्चा, मुझे तो बहुत अच्छा आता है, मेरे इतने अच्छे नंबर पाए, मेरा अचीवमेंट है। बट अगर हम रियलिटी चेक करें तो उस 98% में what is the percentage, the effort of the child, and how much credit will the school system take, how much credit the teacher will take, how much credit the parents will take, how much credit the tuition teacher will take. So it will come down to basically 10%, 20% तो बच्चे का एफर्ट होता है, बाकी तो ग्रिलिंग हो रही होती है। अब जब बच्चा, when the child is on his own, अब मुझे खुद पढ़ना है, तो बच्चे को पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है, because everything has been spoon fed for the child. जब वो मैनेज नहीं होता है तो what is the sense, बचपन से क्या सीखा गया, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। So if you are not able to do something, what you become a failure. So every day it is a cycle of failure and facing the failure. मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं वो नहीं कर पा रहा हूं। So a solution, can a solution be कि बच्चे को छोटी उम्र से धीमे धीमे से सेल्फ रिलायंट बना जाए और इतना स्पून फीड नहीं किया जाए, और फिर ताकि जो प्रोग्रेस हो वो अच्छे पेस पे हो। ओके, डेफिनेटली। एक चीज और, हमेशा हाई मार्क्स को ही अप्रिशिएट किया जाता है, एफर्ट पर कभी किसी ने फोकस नहीं किया। जनरली, मैं एब्सोल्युटली बोल रही हूँ, जनरली जब बच्चा नंबर में इंप्रूवमेंट लाता है तो उस एफर्ट को भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए। व्हेन some mistake is committed in academics, that mistake is not celebrated. In fact, the child is insulted, the child feels insulted, right? So बच्चे ने क्या सीखा? Do not take initiative, because अगर मैं इनिशिएटिव लूंगा तो गलती करूंगा तो फजीहत होगी। और वेरी सिंपल एग्जांपल कि बच्चों से पूछो, बेटा क्लास में खड़े होकर जवाब देते हो? अगर कोई टीचर क्वेश्चन पूछती है तो जनरली दे विल से नो। व्हाई? गलत आंसर बोल दिया तो, गलत प्रोनाउंसिएशन बोल दिया तो पीपल विल लाफ। परफेक्शन एक्सपेक्ट किया जाता है। सो परफेक्ट नहीं है तो हम क्या, बाय डिफॉल्ट हम क्या बन जाते हैं? वेरी इम्परफेक्ट। तो उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना हमको और सीखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ मार्क्स बेस्ड अप्रिशिएशन। एग्जैक्टली। और पता है, मेंटल हेल्थ जो इस टाइम पे हमारे देश के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, उस पर हम अपनी हेल्थ केयर बजट का 1% भी खर्च नहीं करते। मतलब डेटॉल से हाथ साफ करने के बाद कीटाणुओं को भी 1% से ज्यादा शेयर मिलता है। दुख की बात यह है कि हमारी सरकार मेंटल हेल्थ केयर पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रही, बट इसमें तसल्ली सिर्फ एक बात की है कि वो फिजिकल हेल्थ केयर पर भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रही। ऑन अ लाइटर नोट, इफ यू थिंक ऑफ इट, मेंटल हेल्थ इज लाइक क्लाइमेट चेंज। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स गेटिंग वर्स, यू डू नॉट नो हाउ फक्ड अप इट इज, और किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। नाउ एज अ पेरेंट, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 13 से 19 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी काफी हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, और इस मोमेंट में बच्चों पर स्ट्रेस डालने से उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी इफेक्ट पड़ता है। मतलब बच्चों की मेंटल हेल्थ काफी सेंसिटिव होती है। अगर आप उस पर स्ट्रेस डालोगे तो वो गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, और कभी कभी नेशनल टेलीविजन पे बहुत अजीब हरकतें करते हैं। 2 रुपया में एक ठो कोका-कोला, 2 रुपया में एक ठो कोका-कोला। अच्छा, हमारा देश अभी मेंटल हेल्थ, या हिंदी में कहूं तो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को समझने में अभी बहुत शुरुआती स्तर पर है। इनफैक्ट आज से 4 साल पहले, यानी कि 2017 के पहले, अटेम्प्ट टू सुसाइड आईपीसी के सेक्शन 309 के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस था। थैंकफुली उसके बाद मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया जिसने इसे बदला, लेकिन अभी भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, उसके बारे में डिस्कस करना इतना आसान काम नहीं। पापा, वो कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा, बताओ क्या दिक्कत है? मुझे ना, मतलब आपको बताना है कि
मैं कैसे बताऊं? हाँ बेटा, पैसे चाहिए? नहीं, पैसे नहीं चाहिए। वो पापा, आजकल ना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। अरे बेटा, होता है आजकल, मौसम ही ऐसा है। 4-5 दिन धूप नहीं निकल रही। तुम बेटा काढ़ा पिया करो मेरे साथ, सुबह सुबह उठ के वर्जिश करो, सुबह काढ़ा शाम को काढ़ा। नहीं पापा, ठीक नहीं लगता, मतलब किसी चीज में ना मन नहीं लगता मेरा आजकल। कैसे लगेगा बेटा मन? दिन रात तो आप फोन में ऐसे ऐसी आंखें गड़ाए रहते हो। ये किरणें जो होती हैं ये हानिकारक होती हैं। नहीं, ठीक नहीं लगता, मतलब कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। थक सा गया हूं मैं। अरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस सुबह जल्दी सो के उठो। उससे क्या होगा कि तुम पैसे ही लाओ यार आप। लेकिन इतने सालों बाद और इतनी समस्याओं बाद थैंकफुली अब सिचुएशन बदल रही है और लोग मेंटल हेल्थ की समस्याओं को समझ रहे हैं। हम और आप भी इस समस्या को और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, इसके सवाल भी मैंने डॉक्टर नीजा पांडे से पूछे। You need to observe somebody who has got the pattern, the thought pattern। जब आप किसी से बात करते हो तो जनरली थीम क्या निकल के आती है? यार मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, I can't do it, I am helpless, I have no choice, अंडर कॉन्फिडेंट, नो सेल्फ एस्टीम। तो ये एक पहला सिग्निफिकेंट साइन है कि हाँ, यहाँ पे देखने लायक चीज है। सेकेंडली, चिल्ड्रन हु हैव द हैबिट ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन देमसेल्व्स, कुछ ऐसा करेंगे कि खुद को चोट लग रही है, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन, ये सेकेंड इंडिकेटर होता है। इसी का ऑपोजिट रिवर्स होता है रेकलेस बिहेवियर, जस्ट द ऑपोजिट। मींस वो कहते हैं ना, चलो कुछ तूफानी करते हैं, डर के आगे जीत है। वो क्या एनकरेज कर रहा है? रेकलेस बिहेवियर, बाइक रेसिंग, कार रेसिंग, jumping from here and there, drugs, alcohol, what is this? These are called reckless behavior. Why somebody is indulging too much into such behaviors? That is one indicator that there is something wrong. There is a lack, void inside it, inside the child. Finally, gussa. If there is a person, there is a child who tends to get angry for small things, because anger के नीचे फिर क्या है? एंगर तो उसका एक्सप्रेस्ड इमोशन है जो वो एक्सप्रेस कर रहा है, बट एंगर के पीछे एक्चुअल कॉज होता है जिसके कारण जो बच्चा लेकर चल रहा होता है। सो इफ समबडी इज गेटिंग एंग्री अगेन एंड अगेन एंड फॉर वेरी ट्रिवियल थिंग्स, एंड जितना इशू नहीं होता है उसका कई साइज ज्यादा गुस्सा होता है, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम, नीड टू एक्सप्लोर। These are few things. Then then chronic pain. If somebody is suffering from some illness which has been going on for say a year or 2 years, which is creating lot much pain in the body. तो जो bodily pain होता है, जो chronic pain होता है, wherein the child, the person has to live with the pain day in and day out, that can become one of the causes for suicidal thoughts. एक और होता है कि जब आप किसी से बात करते हो तो बात में अरे इससे बढ़िया मर ही जाते या मरना ठीक था, मीन्स कहीं ना कहीं डेथ की बात आ रही है, मीन्स द डेथ इंस्टिंक्ट इज वेरी प्रोमिनेंट। नाउ दैट कैन बी अनदर इंडिकेटर कि बार बार वो बच्चा डेथ की, मरने की बात क्यों कर रहा है। दैट मीन्स कुछ तो चल रहा है दिमाग में। So that could be the indicator for suicidal ideation. Now remember when I said कि 2020 में स्टूडेंट सुसाइड ऑल टाइम हाई पर थे, बट इफ यू थिंक ऑफ इट, 2020 में तो एग्जाम्स हुए ही नहीं थे। ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस ने अपने स्टूडेंट्स को लॉकडाउन की वजह से बिना एग्जाम के पास कर दिया था। तो फिर ये ग्राफ क्यों पड़ा? उसकी वजह भी सेम ही है, लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। काफी सारे बच्चों के घर में एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ चुकी थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स की लॉकडाउन की वजह से जॉब जा चुकी थी, जिसकी वजह से घर पर लड़ाइयां होती थी, वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते थे, कोई क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता था, और इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर बच्चों की मेंटल हेल्थ पर एक खासा असर डाला। लॉकडाउन ने हर किसी को घर के अंदर बंद कर दिया, एंड नाउ देयर वाज नो वे टू रन अवे। नाउ ड्यूरिंग द लॉकडाउन, थैंक्स टू कोरोना, everybody had to face something from which they were running away, be it your own family dynamics, be it your relationships, be it your own emotions and feelings,
अभी क्या था कि बाहर जाने का मौका नहीं है, पार्टी करने का मौका नहीं है, नाइट आउट का मौका नहीं है, तो यू आर ड्राइव पे चले गए, दोस्तों के साथ घूम लिया, अब ये ऑप्शन नहीं था। कुछ नहीं था। तो क्या था, नाउ यू आर हैविंग द मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज मी, ये मेरी इमोशंस है, ये मेरे थॉट्स है, ये मेरे पिताजी, मेरी माताजी, ये मेरे सिबलिंग्स, एंड नाउ फेस इट। ओके, सो प्रॉब्लम लॉकडाउन की नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि भागने का मौका नहीं मिला। अब नो मोर रनिंग अवे एंड यू हैव टू फेस इट। फेस तो करा दिया लॉकडाउन ने, बट कोपिंग मैकेनिज्म नहीं था। कुछ ही समय पहले एक खबर आई थी कि एलएसआर कॉलेज में पढ़ने वाली ऐश्वर्या रेड्डी नाम की एक लड़की ने फाइनेंशियल क्राइसिस और ऑनलाइन क्लासेस ना अटेंड कर पाने की वजह से सुसाइड कर लिया था। इसके बाद काफी सारा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद कॉलेज अथॉरिटीज को अपने नियम भी बदलने पड़े थे। उसके कुछ ही समय बाद क्लास 9th की एक लड़की देविका ने भी सुसाइड कर लिया था, और इन दोनों सुसाइड की एक कॉमन वजह थी, डिजिटल डिवाइड। लॉकडाउन के बाद अचानक से ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई और पूरा एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया। लेकिन ऐसे करोड़ों बच्चे थे हमारे देश में जिनके पास एक स्मार्टफोन का एक्सेस ही नहीं था। देश की टियर 2 या टियर 3 सिटीज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जूम क्लासेस या गूगल मीट तो छोड़ो, एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन भी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। और इस डिजिटल डिवाइड का असर गरीब राज्यों पर ज्यादा देखने को मिलता था। इसका सबसे बुरा असर था बिहार में, जहां लगभग 1.5 करोड़ बच्चों के पास कोई डिजिटल डिवाइस नहीं था क्लासेस अटेंड करने के लिए। इसके बाद है झारखंड, जिसमें 32 लाख स्टूडेंट्स, और कर्नाटक और आसाम जैसे स्टेट्स जहां पर 31 लाख बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे। इसके बाद स्टूडेंट्स में एक असमानता क्रिएट हुई। जो गरीब तबके से बच्चा आता है उसकी पढ़ाई पर असर पड़ा, और उसके बाद जो प्रोसेस हुआ, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी और मैं भी सेम सिस्टम से आते हैं। तो अगर हमें देश में स्टूडेंट सुसाइड की प्रॉब्लम्स को टैकल करना है तो पंखे हटाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि द प्रॉब्लम्स आर बिगर and the solutions need to be better. And although national education policy is a step in the right direction, लेकिन अभी भी हमें बहुत डिस्टेंस कवर करना है, दिस स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप एक चैनल मेंबर भी बन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।